दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए महागठबंधन की तरफ से सीवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि महागठबंधन की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिसके बाद नामांकन किया गया। तेजस्वी यादव ने बताया कि नामांकन करने से पहले महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल के सभी नेता मौजूद रहे और सभी ने अवध बिहारी चौधरी के नाम पर एक साथ मोहर लगाया। जी हां, उनके नाम पर मोहर लगने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि अवध बिहारी चौधरी पर एनडीए को भी समर्थन करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने बताया कि अवध बिहारी चौधरी अनुभवी हैं, कई बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वर्तमान में राजद के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के नए शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूलने की मनमानी पर नियंत्रण लगाया जाएगा। जी हां, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार इसको लेकर बहुत जल्द कोई नया नियम कानून बनाने पर विमर्श करेगा। इसको लेकर हम बहुत जल्द बड़ा फैसला लेंगे। जी हां, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सचिवालय पहुंचकर अपने विभाग का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। खबर के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार बहुत जल्द लगाम लगा सकती है। जी साथ ही साथ बिहार में नए नियम कानून बनाए जा सकते हैं। सरकार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने इसको लेकर संकेत भी दिए हैं। जी हां, बहुत जल्द कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। बिहार विधानसभा में शपथ लेने के दौरान हिंदुस्तान शब्द से परहेज करने वाले विधायक अख्तरुल ईमान का राजद ने समर्थन किया है। जी हां, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अख्तरुल ईमान द्वारा शपथ में हिंदुस्तान की जगह भारत का प्रयोग करने पर कई लोगों ने एतराज जताया है। इस मामले में हमारा संविधान क्या कहता है? अगर संविधान के प्रस्तावना आप पढ़ते हैं तो फिर पहला वाक्य है कि हम भारत के लोग, वहां यह नहीं लिखा गया है कि हम हिंदुस्तान के लोग। शिवानंद तिवारी ने आगे कहा है कि भारत शब्द की उत्पत्ति तो भारतीय भूमि से ही हुई है, जबकि हिंदू और हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति का मूल फारसी है। जी हां, इसीलिए मुझे लगता है कि अख्तरुल ईमान जब हिंदुस्तान की जगह भारत का इस्तेमाल कर रहे थे तो तकनीकी रूप से वे बिल्कुल सही थे। दोस्तों बिहार में स्कूल खुलने से पहले सभी विद्यार्थियों की कोरोना जांच की जाएगी। जहां जब जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तभी स्कूल जाने का मौका मिलेगा। जहां इस दौरान अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो फिर उसे 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन करने के बाद ही स्कूल बुलाया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ही पढ़ाई चलेगी। जी हां, इसको लेकर सीबीएसई स्कूलों को निर्देश भेज दिया गया है। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जी हां, कई दिनों से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है, लेकिन इस बार कोरोना ने रफ्तार पकड़ लिया है। आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए अपडेट के अनुसार राज्य में 653 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के नए मरीजों की सबसे अधिक संख्या पटना जिले में है, जहां कोरोना के 194 नए मरीज मिले हैं। जहां वही अन्य जिलों की बात करें तो बेगूसराय में 38, भागलपुर में 11, पूर्वी चंपारण में 12, गया में 20, कटिहार में 19, किशनगंज में 20, मुजफ्फरपुर में 29, नवादा में 23, पूर्णिया में 24, सारण में 30 और सुपौल में 30 नए मरीज मिले हैं। जी हां, वहीं शिवहर में 1, शेखपुरा में 6, खगड़िया में 6, जहानाबाद में 4, बक्सर में 3 और भोजपुर में 5 नए मरीज मिले हैं। जहां बिहार में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5768 हो गई है। बिहार की नई नीतीश सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री न होने की कमी आगे चलकर दूर हो सकती है। जहां ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम से सीमांचल की सीट पर जीतने वाले 5 में से 3 मुस्लिम विधायक पाला बदल सकते हैं। जी हां, एमआईएम ही नहीं बल्कि कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों पर भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की नजर है। वजह है कि बिहार चुनाव में भाजपा के 74 सीटें के मुकाबले में सिर्फ 43 सीटें पाने वाली जेडीयू अपनी संख्या बल को लेकर चिंतित है। वे दूसरे दलों के बागी विधायकों को लेकर संख्या बल के हिसाब से अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। जहां सूत्रों का कहना है कि एनडीए में शामिल सभी घटक दल संख्या बल को और बढ़ावा देने की कोशिश में है, ताकि महागठबंधन से एनडीए के सीटों का फासला और बढ़ सके।
है। जी हाँ, विधायकों के जेडीयू में जाने की आशंका से ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम चिंतित बताई जाती है। पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अपने विधायकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। यही वजह थी कि जीत के बाद ओवैसी ने सभी विधायकों को हैदराबाद बुला लिया था। सभी विधायकों से लगातार संपर्क कर रहे ओवैसी उनकी पार्टी से जोड़कर ही रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जहां उधर कांग्रेस भी अपने 19 विधायकों के साथ कई वरिष्ठ नेताओं की बैठकें कराकर उन्हें पार्टी में रहने के लिए प्रेरित कर रही है। बिहार के 2018 बेंच के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों का 3 महीने से वेतन भत्ते आदि की निकासी नहीं हो रही है। जी हां, इतने लंबे समय से वेतन बंद होने से सभी अवर निरीक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और कई कर्ज में डूब गए हैं। 2018 बेंच के लगभग 1600 से अधिक की संख्या में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक बिहार के विभिन्न थानों में प्रतिनियुक्त हैं। बिहार में समाज कल्याण की योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। जहां समाज कल्याण विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। नई सरकार इसकी कवायद में जुट गई है। समाज कल्याण मंत्री अशोक चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को कल्याण योजना के अधिक से अधिक जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए कह दिया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को उसकी फसल का 1.5 गुना दाम देगी। जी हां, इससे किसानों की माली हालात में सुधार होगा। लेकिन सरकार की यह घोषणा हकीकत में बदलती नहीं दिखाई दे रही है। जहां किसान अपने खरीफ फसल को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। इस साल सरकार ने सामान्य खरीफ धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जी हां, इस एमएसपी पर धान क्रय की जिम्मेवारी पैक्स और व्यापार मंडल की होती है। क्रय प्रक्रिया इतनी देरी से होती है कि किसान इंतजार नहीं करते हैं और अपनी उपज औने पौने दाम पर बिचौलियों को बेच देते हैं। इस साल बाढ़ के बावजूद सीमांचल और मिथिलांचल में धान की पैदावार अच्छी हुई है। किसान धान के बाद अपने खेतों में आलू, मक्का और गेहूं की खेती करते हैं। ये खेती 15 अक्टूबर से शुरू हो जाती है। इसके लिए किसानों को अपनी उपज बेचकर अपनी अगली फसल के लिए खेतों की जुताई, खाद, बीज और कीटनाशकों का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन इस इलाके में धान क्रय केंद्र अब तक चालू नहीं हुआ है। लिहाजा किसान 1150 से 1200 रुपए क्विंटल की दर से धान बेचकर उस पूंजी से रबी की खेती कर रहे हैं। जी हां, बिचौलिया जिस कीमत पर किसानों से धान खरीद रहे हैं उससे किसानों को लागत पूंजी के अनुपात में प्रति एकड़ 4000 से 4500 रुपए का नुकसान हो रहा है। मुंबई से पटना के बीच इंडिगो की नई विमान सेवा की शुरुआत 2 दिसंबर से शुरू होने वाली है। जहां इस विमान को विंटेज शेड्यूल में शामिल किया गया है। जहां इसमें टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर से पटना से कुल विमानों की संख्या 50 जोड़ी से बढ़कर 51 जोड़ी हो जाएगी। 28 नवंबर को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नामक वैक्सीन का इंडिया में तीसरा फेज का ट्रायल कर रही है। जी हां, जबकि इस वैक्सीन को बनाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ने अन्य देशों में तीसरे फेज का ट्रायल खत्म कर दिया है और वैक्सीन अप्रूवल के लिए यूके अथॉरिटी के सामने प्रपोजल भेजा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम भी तेजी के साथ कर दिया है ताकि इंडिया में फेज 3 का ट्रायल खत्म होते ही अप्रूवल के साथ ही वैक्सीन को आम जनता के लिए मार्केट में उतारा जा सके। यही वजह है कि कुछ प्रधानमंत्री हौसला अफजाई के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 28 तारीख को जाएंगे। हो सकता है कि उस दिन कुछ ऐलान भी किए जाए। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा है कि अलग अलग धर्म या फिर जाति का होने की वजह से किसी को साथ रहने या फिर शादी करने से रोका नहीं जा सकता। लव जिहाद मामले पर दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार, परिवार या फिर किसी व्यक्ति को उनके रिश्ते पर ऐतराज करने और विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि 2 बालिग लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम मानकर ही नहीं देखा जा सकता है। बिहार विधानसभा के स्पीकर को लेकर लंबे समय से चल रहे क्यासों पर विराम लग गया है। जी हां, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच ये बात साफ हो गई है कि अब वे बिहार विधानसभा के स्पीकर नहीं होंगे। उनके बदले भाजपा के वरिष्ठ नेता और लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिंह अगले स्पीकर होंगे। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी की शीर्ष कमेटी ने सोमवार की देर रात सर्वसम्मति से पूर्व मंत्री विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। ऐसे में विजय सिन्हा कल विधायकों की शपथ ग्रहण प्रक्रिया खत्म होने के बाद विधानसभा
विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। जी आपको बता दें कि पिछले सरकार में विजय सिन्हा श्रम संसाधन मंत्री थे। इस बार लखीसराय से तीसरी बार लगातार विधायक चुने गए हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा मंत्री बनने से पहले प्रदेश प्रवक्ता समेत पार्टी और संगठन के पदों पर रह चुके हैं। जी हाँ, 2015 में जब भाजपा को बिहार में हार का सामना करना पड़ा था, तब भी लखीसराय के लोगों ने विजय सिन्हा पर भरोसा किया था। आपको बता दूं कि इससे पहले विधानसभा स्पीकर के पद के लिए पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के नाम तय किया जा रहा था। जी हाँ, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने फैसला बदल लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार पर तंज कसते हुए आज फिर से कहा है कि ये सूट बूट की सरकार है और पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षित करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्थित तरीके से तथा धीरे धीरे काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार का मकसद सिर्फ पूंजीपतियों के हित साधने और उनके फायदे के लिए काम करना है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करके लिखा है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वह क्रोनोलॉजी समझिए। पहले कुछ बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ किया, फिर कंपनियों को बड़े स्तर पर टैक्स में छूट दी, अब इन्हीं कंपनियों द्वारा स्थापित बैंकों में जनता की कमाई सीधे जमा करने की तैयारी कर रही है। सूट बूट की सरकार है। दिग्गज एलजेपी नेता रामविलास पासवान के दुनिया से चले जाने के बाद राज्यसभा की सीट खाली है और इस पर उपचुनाव होना है। जी हां, ये बीजेपी और जेडीयू की रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। आपको बता दूं कि चुनाव के दौरान चिराग पासवान लगातार जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया था। जी हां, हालांकि चिराग पासवान की मां रीना पासवान का नाम उपचुनाव के उम्मीदवार के लिए सामने आ रहा है, लेकिन जब तक बीजेपी इस बात पर राजी नहीं होती है उन्हें मैदान में नहीं उतारा जा सकता है। जहां यह भी संभव है कि बीजेपी राज्यसभा की इस सीट के लिए अपना ही कोई उम्मीदवार उतार दे। जी हां, 243 सदस्यों वाली विधानसभा में राज्यसभा के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। एनडीए के पास अभी 125 विधायक हैं। जी हां, वहीं एलजेपी ने केवल एक सीट ही जीती थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस सीट के लिए उपचुनाव 14 दिसंबर को करवाया जाएगा। जी हां, 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर को होगी। डिप्टी सीएम की कुर्सी चले जाने के बावजूद सुशील कुमार मोदी का जलवा कम नहीं हो रहा है। जी हां, सुशील कुमार मोदी का कद बिहार बीजेपी के अंदर कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा सोमवार को विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ ही एक बार फिर से देखने को मिला। जी हां, जिस वक्त विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त सुशील कुमार मोदी विधान पार्षद स्थित अपने चेंबर पर मौजूद थे। विधानसभा में शपथ लेने वाले नवनिर्वाचित विधायकों ने एक एक करके विधान परिषद का रुख किया और सुशील कुमार मोदी से उनके चेंबर में पहुंचकर मुलाकात की। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 40 से अधिक के विधायक सुशील कुमार मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी विधानसभा की आचार समिति के अध्यक्ष हैं और वह दिन भर अपने चेंबर पर बैठे रहे। बाजार में मांग नहीं होने के बाद भी आयरन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण 5 महीने में ही सरिया यानी कि लोहा की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है। जी हां, 5 माह में सरिया 5,000 रुपए टन महंगा हो गया है। राजधानी में सोमवार को सरिया रिटेल में 48,000 रुपए टन और फैक्ट्री में 44,000 रुपए टन बिक रही है। क्षेत्र से जुड़ी कारोबारियों का कहना है कि इस तेजी के पीछे मुख्य कारण आयरन ओर की कीमतों में बढ़ोतरी है। जहां लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक आयरन ओर की कीमतों में भी करीब 2 गुनी वृद्धि हो गई है। लॉकडाउन के दौरान आयरन और 62 रुपए था, जो अभी 11,400 रुपए के करीब हो गई है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखकर एक बार फिर से शारीरिक दूरी, मास्क आदि को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। जी हां, मांगलिक कार्य समेत अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में फिर से पाबंदी लगाई जा रही है। शादी विवाह, तिलक समेत सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में अब संख्या 200 से घटकर फिर से 100 कर दी गई है। यही नहीं, अगर शादी में बैंड बाजा लेकर जाते हैं तो उसमें शामिल लोग भी इसी 100 की संख्या में गिने चुने जाएंगे। जी हां, बिहार के एक डीएम ने बताया कि कुल संख्या मिलाकर 100 ही होनी चाहिए। वर वधु पक्ष के साथ ही बैंड बाजा, रोड लाइट वाले सभी इसमें शामिल है। जी हां, उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। भारतीय रेलवे ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की वजह से पंजाब से होकर जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। जी हां, लेकिन अब यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने पंजाब से होकर जाने वाली 40 ट्रेनों को फिर से चला दी है। भारतीय रेलवे फिलहाल ट्रेनों को अधिकतम 60 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलाने का फैसला किया है। रेलवे का मकसद यह है कि बहुत दिनों से जिन ट्रेन पटरियों पर लोग जमा थे वहां की स्थिति ठीक है या नहीं। अगर ट्रैक बिल्कुल ठीक पाए जाते हैं तो फिर पहले ही जैसी ट्रेन अपनी रफ्तार दौड़ेगी।
अन्य राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। जहां सरकार ने सभी डीएमएसपी को प्रदेश में 15 दिनों का विशेष अभियान प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। अभियान के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जहां अभियान के दौरान वाहन चालकों के साथ ही दुकानदारों पर प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी। मंगलवार से मास्क जांच अभियान प्रारंभ कर दी गई है। जहां मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक करके प्रदेश में कोरोना के हालात पर जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जिला अधिकारी भी शामिल रहे। मुख्य सचिव ने दूसरे राज्यों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसे हालात उत्पन्न ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाना आवश्यक है। एआईएमआईएम के विधायक और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अनोखा बयान दिया है। जहां उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि इस बढ़ती दावेदारी को देखकर लगता है कि अब हमें भी अपना दावेदार उतारने पर विचार करना चाहिए। जहां साथ ही सत्तारूढ़ दल और विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा है कि परंपरा के अनुसार सत्ता पक्ष को अध्यक्ष पद और विरोधी दल को उपाध्यक्ष पद मिलनी चाहिए। साथ ही महागठबंधन को सलाह दी है कि इलेक्शन के चक्कर से बचना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या एनडीए के उम्मीदवार पर उनकी सहमति है, तो उन्होंने कहा कि वक्त के हिसाब से तय किया जाएगा, यानी कि अभी सस्पेंस बरकरार है। दोस्तों, इसी साल मार्च महीने में कोरोना महामारी के वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। जहां इसके साथ ही सभी गरीब परिवारों को जिनके पास राशन कार्ड है और जिनके पास नहीं है, जहां उन्हें 5 किलो गेहूं चावल प्रति सदस्य और 1 किलो चना अप्रैल से हर महीने मुफ्त दिया जा रहा है। ये मुफ्त अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के मौजूदा कोटे के अलावा है। जहां कुछ दिन बाद ही पीएम मोदी ने 30 नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया था। इसीलिए अगर आप इस योजना का लाभ अभी तक नहीं लिए हैं तो आपके पास मात्र 5 दिन बच गए हैं। जी हां, आप इन 5 दिनों के अंदर अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भी शुरू कर दी है। जी हां, राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने पर लाभार्थी को पीडीएस से सस्ता राशन नहीं मिलेगा। जी हां, इसके लिए आपको अपने राशन कार्ड को आधार के साथ जोड़ने के लिए गांव की ई मित्र पटवारी और ग्राम सचिव के पास जा सकते हैं। आप इन सभी से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप खुद ऑनलाइन भी आधार को राशन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। बिहार चुनाव के बाद से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब हैदराबाद जीएचएमसी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। जी हां, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसका इरादा नफरत पैदा करना है। अब राजनीतिक लड़ाई हैदराबाद और भायनगर के बीच है, जहां यह तय करना आपकी जिम्मेवारी है कि कौन जीतेगा। भाजपा नेताओं को जवाब देना भी हैदराबाद के लोगों का काम है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मतदाता सूची में 30 से 40 हजार रोहिंग्या हैं तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या वे सो रहे हैं? ये देखना क्या अमित शाह का काम नहीं है? अमित शाह बताएं कि 30 से 40 हजार रोहिंग्याओं के नाम पर मतदाता सूची कैसे दर्ज की गई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने जूनियर इंजीनियर सिविल पदों के लिए परिणाम घोषित कर दिया है। जी हां, परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने बीटीएससी जेई पदों के लिए आवेदन किया था वे ऑफिशियल वेबसाइट परीक्षा.nic.in पर विजिट कर और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि आयोग ने कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ भी जारी किया है। जिन उम्मीदवारों ने जेई पदों के लिए अर्हता प्राप्त की है उन्हें अब जूनियर इंजीनियर यानी कि सिविल पदों के लिए काउंसलिंग राउंड में शामिल होना होगा। जहां रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट परीक्षा.nic.in पर लॉगिन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके कोरोना की ताजा स्थिति की समीक्षा की है जहां हाल के दिनों में संक्रमण के मामले में तेजी आई है। जहां इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना के मामले कम करने को लेकर 3 तरह के टारगेट दिए हैं। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हिस्सा लिया। बिहार पुलिस में दारोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए 29 नवंबर को होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। जहां बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की यही परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। जहां राज्य के 12 जिलों में इसके लिए 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी।
दोस्तों, देश में लगातार लव जिहाद के मुद्दे पर बहस चल रही है। एक धड़ा लव जिहाद पर कानून लाने के पक्ष में है तो एक धड़ा इस कानून के खिलाफ खड़ा है। जहां इन सब के बीच मशहूर शायर मुनव्वर राना ने लव जिहाद को लेकर महज जुमला करार दिया है। जहां उन्होंने जुमला करार देते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे कानून के तहत गैर धर्म में शादी करने वाले बीजेपी नेताओं, उनके परिवार के लोगों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई की जानी चाहिए। मुनव्वर राना ने सिलसिलेवार ट्वीट करके कहा है कि यूं तो लव जिहाद सिर्फ एक जुमला है जो समाज में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।